डॉक्टर पंकज सिंह बाय प्रोफेशन न्यूरोसर्जन हैं एंड लखनऊ केजीएमसी से इन्होंने एमबीबीएस किया, उसके बाद पीजी इन्होंने आगरा से किया। फॉलोड बाय दैट इन्होंने यूके से अपना स्पेशलाइजेशन किया है। डॉक्टर पंकज सिंह, वी वेलकम यू ऑन टू आवर पेज। Thank you very much. So Dr. Pankaj, the thing is, since you are from NIMS and it's a very highly reputed institution of India, मैं आपसे जानना चाहता हूँ वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बन पा रही है? क्या इम्पेडिमेंट्स क्या आ रहे हैं? क्या वायरस अपना शेप बदल रहा है? क्या कुछ अलग अलग जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग वो आ रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द चांस फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव टू जॉइन डॉक्टर्स एंड कॉमन मैन टुगेदर ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू वेरी मच प्रगति एंड थैंक यू श्री फॉर योर एफर्ट। वैसे आज डॉक्टर्स डे भी है और आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट आज का डॉक्टर्स डे एक स्पेशल डॉक्टर्स डे के रूप में आया है सबके सामने। वैसे डॉक्टर्स डे पे सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन इस डॉक्टर्स डे पे स्पेशल चीज ये है कि जो कोरोना की फाइट है उसमें डॉक्टर्स का और नर्सेस का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसकी वजह से जो एक डॉक्टर्स की इमेज है दैट हैज बिकम इवन बेटर, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं एक नेशन को, आवाम को, जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कई बार देखने में आता है कि डॉक्टर्स जो हैं बीइंग मिसबिहेव्ड एंड मिसट्रीट भी हो जाते हैं, तो दोस्तों एक जो इंसान है डॉक्टर, वो अपनी जो जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करता है, आपको और आपके मरीजों को अच्छा करता है। तो अगर कहीं पे कोई गलती भी होती है तो उसको जो है माफ करना चाहिए, एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अभी मोर देन 1000 डॉक्टर्स इंडिया में पॉजिटिव हो गए कोरोना, एंड आई थिंक मोर देन 100 डॉक्टर्स दे हैव डाइड, and at the same time I think more than 156 nurses are corona positive and healthcare professionals, the number will go even higher. So these statistics they tell us कि क्या एक challenges हैं इस job के जो इस तरह की एक highly infectious disease में हम लोग delegate करते हैं। Second, जो coming to your specific questions कि क्या challenges आ रहे हैं कोरोना वैक्सीन को develop करने में इस समय और इंडिया की situation क्या है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ दोस्तों। पहला तो ये है कि एक जो वैक्सीन है वो बनाना एक अपने आप में एक वैक्सीनोलॉजी का एक पार्ट है, तो उसको कैसे टैकल कर रहे हैं हम लोग। और जो सेकंड जो चीज़ है वो दैट इज कि किस तरीके से कोरोना जो डिजीज़ है वो आगे प्रोग्रेस करेगी। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों के सामने ये क्वेश्चन भी रहता है कि आज कोरोना है, कल क्या होगा और कब तक ये हम रहेंगे। तो पहला पार्ट जो है कि वैक्सीन बनाने वाला, वैक्सीन जो है अपने आप में कोरोना की अभी मैं समझता हूँ कि मोर देन 150 to 200 सेंटर्स ऐसे हैं वर्ल्ड ओवर जो बना रहे हैं। इसमें जो सबसे नंबर 1 सेंटर्स हैं, वन ऑफ द फोरमोस्ट रनर्स आर लुइस पास्चर वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट इन पेरिस एंड द सेकंड इज फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट इन बर्लिन। सो ये दो लोग काफ़ी, दो इंस्टीट्यूट्स काफ़ी दे आर कमिंग फॉरवर्ड विद वेरी कॉन्क्रीट स्टेप्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अमेरिका में कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे बेसिकली जो CDC है, द सेंट्रल डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके गाइडेंस में वैक्सीन डेवलप हो रही हैं। एंड देन चाइना इज वन ऑफ द अदर कंट्री जहाँ पे वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने की कोशिश चल रही है। मेन चैलेंज इस समय जो आ रहा है वो दो चैलेंजेस हैं। पहली चीज तो जो वायरस है दैट चेंजेस इट्स शेप एंड एंटीजन वेरी वेरी क्विकली, सो देयर नंबर इट्स अ पॉलीमॉर्फस वायरस। तो पॉलीमॉर्फस का मतलब होता है कि एक वायरस एक शेप चेंज ना करके वो चेंज करता है। एंड द सेकंड चैलेंज व्हिच इज कमिंग इज कि जो ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट। कभी भी कोई वैक्सीन बनती है तो फ्रेंड्स उसमें जो है थोड़ा टाइम अपने को चाहिए होता है उसको टेस्ट करने के लिए। तो वैक्सीन जो है दो तरह की होती है, एक तो लाइव वैक्सीन होती है और एक एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है। तो लाइव वैक्सीन में हम लोग जो वायरस को या किसी भी बैक्टीरिया को हम डायरेक्टली डाल के उसको डिस्टेल कर देते हैं, और जो इनएक्टिव वैक्सीन होती है वो ज़्यादा बेटर मानी जाती है कुछ फॉर्म में, क्योंकि दैट इज रिस्क इज लेस। लेकिन दोनों ही फॉर्म की वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए अपने को टाइम चाहिए होता है, वो टाइम नहीं मिल पा रहा। वैक्सीन ये कहना गलत है, वैक्सीन नहीं बनी, वैक्सीन बन चुकी है, कई जगह बन चुकी है, लेकिन हमें अभी एज ए डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट जो है पेशेंट्स पे हम ट्राई कर सकें, विच इज़ वेरी क्लियर क्योंकि टाइम इज शॉर्ट।
तो उसके लिए फेजेस होते हैं ट्रायल्स के, कई सारे फेज 0 ट्रायल होता है, फेज 1 ट्रायल होता है, फेज 2 एंड फिर फेज 3 ट्रायल के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वैक्सीन से कोई भी मेडिसिन मार्केट में आती है। तो ट्रायल्स का टाइम हमें नहीं मिल पा रहा। So these are the main challenges we are facing, but I'm sure with time these challenges will be taken care of. जो सेकंड एस्पेक्ट है इसका शरीर मैं बताना चाहता हूँ कि विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में हम क्या हैं, हमारी पोजीशन क्या है। तो इंडिया में थोड़ा सा एक मेरे को जो अच्छी चीज़ लगती है, एंड बीइंग ए डॉक्टर, यू नो, बीइंग ए डायरेक्टर इन हॉस्पिटल, सिंस दिस कोरोना एपिडेमिक हैज ब्रोकन आउट, आई एम कमिंग एवरी सिंगल डे। और रीजन उसके दो हैं, क्योंकि एक तो मैं डॉक्टर हूँ, जाना ही था, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली कि अगर मैं एज ए डायरेक्टर अपने इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकता उस ड्यूरेशन में, तो आई डोंट हैव एनी करेक्टर टू से टू माई एम्प्लॉयज, माई नर्सेज एंड माई डॉक्टर्स कि वो आएँ। तो आई हैड टू लीड बाय एग्जाम्पल। तो मैं खुद ही आके सारे पेशेंट्स मैंने देखे इनिशियली, कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स थे, तो देयर वाज अ बिग पैनिक एंड यू नो आई वाज, यू नो, एज ए ह्यूमन बीइंग आई वाज वरीड एज वेल कि क्या होगा, क्या मैं इन्फेक्शन लेके घर चले जाऊंगा, बच्चे हैं छोटे, मेरे फैमिली है, रिश्तेदार हैं, और अपार्ट फ्रॉम मी, यू नो, देयर नंबर ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन मी। तो ये मेरे दिमाग में भी एक वरी थी। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, एज द थिंग्स आर अनफोल्डिंग, वी कैन सी कि क्या पैटर्न है। इंडिया में जो मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु दर है कोरोना की वजह से, दैट इज वेरी वेरी लो एंड विच इज वेरी गुड थिंग। अब रीजन क्या है, अगर आप यू कंपेयर विद, यू नो, अमेरिका, एंड यू कंपेयर विद योर से यूएस, सॉरी यूके, और यू नो जर्मनी, यूरोपियन, एनी यूरोपियन कंट्री, तो द डेथ रेट इज वेरी लो। अब हमें समझ में आने लगा कि इसका रीजन क्या है। रीजन इसका ये है कि जैसे मैंने बताया कि लुईस पास्चर इंस्टीट्यूट ने जो वायरस था, कोरोना वायरस था, उसका जो जीनोम था उसको एनालाइज किया। उस जीनोम में दो हमें स्लाइसेस मिली हैं, उनको दो स्लाइसेस मिली हैं। पहली मिली है जो है HIV-2 के वायरस की जीनोम की, और सेकंड स्लाइस मिली है हमें मलेरिया पैरासाइट, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। तो ये दो स्लाइसेस हैं, इससे पता चलता है कि जो वायरस इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड, इट इज वेरी क्लियर नाउ। सेकंड थिंग क्या है कि जो इसमें दो स्लाइस में से जो सेकंड स्लाइस है उसकी जीनोम की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। sorry to interrupt you. You said the virus is genetically engineered. हाँ, वायरस इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड, इट वेरी क्लियर, क्योंकि जो HIV-2 है, जो HIV-2 होता है, जो एड्स का वायरस है, और जो मलेरिया का वायरस है, उन दोनों का कहीं कभी मिलन नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जहाँ पे वो दो वायरस एक साथ इंटरेक्ट कर सकें, क्योंकि एड्स जो है वो कभी मच्छर को नहीं होगा। और ये वायरस जो बेसिकली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पैरासाइट है, ये वायरस नहीं है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो बेसिकली मिलता है आपका एक्सक्लूसिवली इन मॉस्किटो। तो वो चीज क्लियर हो गई, अब वर्ल्ड को दिख गई कि ये बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि हम लोगों को क्या इससे हुआ। हमारे लिए बेसिकली जो सबसे बड़े फायदे की चीज रही वो ये रही कि उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया का एक जीनोम डाल दिया। अब उस जीनोम में क्या हुआ है कि हम लोग इंडियंस क्या, जो भी ट्रॉपिकल बेल्ट आपकी हैं, ट्रॉपिकल बेल्ट की जो भी कंट्री है, उसके अंदर क्या होता है कि मलेरिया इज ए काइंड ऑफ पैंडेमिक डिजीज, साल भर चलती है और मलेरिया होता रहता है, नंबर वन। बट मोर इम्पोर्टेंटली मलेरिया अगर नहीं भी होता है, तो जो मच्छर मलेरिया का जो एक वेक्टर है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को कैरी कर रहा है, वो मच्छर बेसिकली जब आपको बाइट करता है तो छोटे छोटे एंटीजेंस आप में डालता जाता है और उससे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। तो इंडिया में इस डिजीज की विरुलेंस बहुत लो है, बहुत लो। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो अभी लगभग मैं समझता हूँ 4.5-5 लाख केसेस डायग्नोस हुए होंगे इंडिया में, और जो उसकी जो डेथ रेट है, दैट डेथ रेट इज अराउंड 2.8% के आसपास की डेथ रेट आई है। लेकिन आप अगर नंबर देखते हैं इंडिया में, तो नंबर ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ 4.5 to 5 lakhs डायग्नोसिस इज वेरी वेरी लो। आप देखते हैं इंडिया इज ए बिग कंट्री, इट हैज गॉट वेरी वास्ट, यू नो, पॉपुलेशन। अगर इंडिया में जो टेस्ट हो रहे हैं, द टेस्ट इज वेरी सब ऑप्टिमल, जो कि हमारा एक चैलेंज है। मतलब वी आर व्हाट वी आर। हम अमेरिका नहीं, हम लोग इतने टेस्ट कंडक्ट कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने जो टेस्ट किए वो लिमिटेड नंबर में टेस्ट किए, उन टेस्ट में से जो पॉजिटिव आए दैट इज 4.5 lakhs। अगर हम टेस्ट को बढ़ा देते हैं तो ये नंबर कभी भी 10 टाइम्स भी हो सकते हैं, और इट कैन गो इवन टू 100 टाइम्स। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर नंबर 45 लाख हो या नंबर जो है 4.5 करोड़ भी हो सकते हैं। तो अगर आप आज की डेट में डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो आपकी जो डेथ रेट है कितनी हो जाएगी वो। अगर आप 45 lakhs मानते हैं तो डेथ रेट घट के 0.28% हो जाती है। एंड इफ इट इज 4.5 CR देन डेथ रेट गोज डाउन टू 0.028%। आज इंडिया में जो नेशनल हाईवेज पे जो डेथ रेट होती है दैट इज अराउंड 8 to 10%। दैट इज योर नेशनल फिगर, मच हायर।
अगर घर से 100 लोग निकलते हैं तो उसमें से 10 लोग तो जो है हाईवेज पे ही मर जाते हैं, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं कभी। अब कंपेयर इट विद कोरोना वायरस सिचुएशन, वहाँ जहाँ पर जो है डेथ रेट इज सो लो, तो रीजन क्या है कि हमारी जो एक हर्ड इम्यूनिटी है, जो हमारी इनबॉर्न जेनेटिक हमारा स्ट्रक्चर है, वो हमें बचा रहा है। तो एज ए डॉक्टर आई एम नॉट वियरिंग मास्क एट द मिनट, एंड आई एम नॉट काइंड ऑफ से एंड्रोसिंग कि आप मास्क मत पहनो, लेकिन मुझे मालूम है कि जो है इंडिया में मेरे को इन्फेक्शन हो चुका होगा और मैं आई एम क्योर्ड ऑलरेडी। तो जो क्योर रेट है दैट इज सो हाई कि वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो क्योर रेट इतनी हमारी हाई है। लेकिन सच बात है, एज ए डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट आई नो, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं बाकी दुनिया वाले ही के जैसा ही कर रहे हैं, और शायद उनसे 19-20 ही डिफरेंस होगा। लेकिन हमारा जो जेनेटिक स्टॉक है, जो हमारा जेनेटिक मेकअप है फ्रेंड्स, उसने हमें बचाया। तो मेरा मैसेज आज ये है आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ठीक है, कोरोना के लिए प्रिकॉशंस लें, ड्यू प्रिकॉशंस लें, हाथ धोएं, मास्क पहने, और साथ साथ व्हाटएवर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। लेकिन जो चीज़ नहीं करनी है वो ये नहीं करनी कि पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कोरोना आपको मार नहीं रहा है, कोरोना आपको इन्फेक्ट कर रहा है। और इन्फेक्शन तो आप, इट इज लाइक एनी फ्लू, एनी इन्फ्लुएंजा, इट इज लाइक एनी अदर डिजीज which comes to your body, it gives you immunity, and then it goes away. तो दोस्तों, गरीब आदमी की मार आज कोरोना नहीं है, गरीब आदमी की मार है उसका रोजगार, जो उसके हाथ से छूटता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि देश को जरूरत है इस समय कि अपने मेन स्ट्रीम में आए, ठीक है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कोरोना से फाइट करें, और बैक ऑफ माइंड में ये एक रखें, अपने एक हौसला रखें, एक कॉन्फिडेंस रखें कि कोरोना आपको मार नहीं रहा, कोरोना आपको इन्फेक्ट कर रहा है। हाँ, प्रिकॉशंस लें, कोई भी प्रॉब्लम आती है डॉक्टर से कंसल्ट करें, गो टू डॉक्टर्स एंड सी देम ASAP, बट डोंट वरी, things will fall in place very quickly. Doctor, following what you said, actually, our innate immunity, about our immunity. So, doctor, the thing is, asymptomatic जिस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वही शायद वो ही जेनेटिक मेकअप की वजह से हम लोग में इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है पहले से ही, शायद इसीलिए सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं। लेकिन क्या जब आप डिटेक्ट करने जाते हैं तो क्या ये सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स एक इम्पेडिमेंट नहीं, एक बड़ा डेंजर नहीं बनते हैं आइडेंटिफिकेशन में या इन्फेक्शन में? क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ सिम्टम बट दे इन्फेक्ट मेनी अराउंड देम। तो क्या ये काफी बड़े डेंजर बन के आ गए हैं? इसका आंसर जो है, आई विल से यस एंड नो। द आंसर इज यस एंड आंसर इज नो। रीजन इज बीइंग दैट कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स के माध्यम से इन्फेक्शन तो फैल रहा है, वी ऑल नो दैट। और उसी इन्फेक्शन में से कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होंगे कि जो शायद इतने सीरियस हो जाएं कि दे कैन लीड टू ITU एंड वेंटिलेटर्स पे भी जा सकते होंगे, लेकिन वो रेट बहुत लो है। तो पहली चीज तो दैट इज बैड थिंग, बैड पार्ट ऑफ दैट थिंग कि पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो कैरियर की तरह स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो गुड पार्ट क्या है इसका, कि दिस इज द फिनोमेना दैट हैपेंस टू डेवलप द हर्ड इम्यूनिटी इन एनी सोसाइटी। तो हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप इसी से होगी, जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं वो जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, स्प्रेड करेंगे इन्फेक्शन, तो वो इन्फेक्शन ही एक तरह से हमारी ढाल बनेगा, वो इन्फेक्शन ही हमें बचाएगा, जो लो ग्रेड का इन्फेक्शन है वो बचाएगा हमें। सो सर, टॉकिंग अबाउट दिस हर्ड इम्यूनिटी, काफी टाइम ले लेगा, 132 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में काफी टाइम लग जाएगा। कितना आपको लगता है कि शायद अगर मानते भी हैं कि सबको होता है और वही लोग प्रोटेक्ट करेंगे बाकी पॉपुलेशन को, तो क्या लगता है आपको, अगर इस तरह से ही इसी रेट से अनचेक्ड तरीके से अगर चलता रहा, तो क्या हर्ड इम्यूनिटी हम लोग सोच सकते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरह यहाँ पे? हर्ड इम्यूनिटी तो अपने आप में रियलिटी है। बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं इंडिया में या वर्ल्ड ओवर जो पेंडेमिक रहती हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी में या कंट्री में, और वो बेसिकली पर्टिकुलर कंट्री और सोसाइटी की जो एक वो है दैट इज प्रोटेक्टेड। इंडिया में अगर हर्ड इम्यूनिटी की बात हम करते हैं तो आई थिंक जो इवेंचुअल हम अचीव करेंगे, सो इट मे टेक इवन 3 to 4 years और मे बी 5 years और मे बी लॉन्गर इवन, हु नोज। लेकिन जो जहाँ तक बात है हमारा इम्यूनिटी स्प्रेड होने की, उसमें यह है कि जितने भी लोगों को इन्फेक्शन होता जाएगा उसमें सिर्फ ये मान के चलिए कि 0.28% लोग ही ऐसे होंगे या उससे भी कम कि जो इतने सीरियस स्टेज में आएंगे कि दे विल बी टू द एक्सपोज टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस टुवर्ड्स डेथ। तो ये चीज सोचने वाली है यहाँ पे कि हमें जो इसका प्राइस इज वेरी लो टू पे। तो हर्ड इम्यूनिटी विल डेवलप इन ड्यू कोर्स, some people they will be serious, they will develop complications, but again it is the price and it is the situation we have to face.
So, doctor, the thing is, India has a mean population, mean age, the population, the total population's mean age, the Indian mean age is around 27 years. So it's Yes. a comparatively very younger population in India. So the thing is, do you see, or you should like explain to our viewers, especially coming from a doctor like you, आप अगर एक्सप्लेन कर सकें क्या यंगस्टर्स को उतना डरने की जरूरत है, क्योंकि मुझे शायद जहां तक अगर मैं समझ पा रहा हूँ, मेरा इंटेलेक्ट जहां तक जाता है, शायद यंगस्टर्स को एक ये सिंपल इन्फेक्शन है, इट्स नॉट डेडली टू द यंगस्टर्स. आप क्या कहते हैं इसके बारे में? I think you have pointed a very right fact. जो कोरोना है, बेसिकली कोरोना होता क्या है इसके अंदर, अगर थोड़ा सा समझ लें इसको हम, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है. कोरोना क्या है कि एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस है. तो जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस पहले से मौजूद है कोरोना फैमिली वायरस. क्या है कि इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह है, इससे पहले भी हुआ है कोरोना वायरस. ये नोवल कोरोना जो है, नया वायरस आया है कोविड-19, ये एक नई उसी की है. वायरस जो होते हैं म्यूटेट करते हैं, अपने आप में जेनेटिकली चेंज करते हैं, नेचर का फिनोमेना है ये. बेसिकली नेचर जिस तरह से प्ले करती है, तो वायरस को उनको अपनी स्ट्रेंथ देती है जीतने की, और एक ह्यूमन बीइंग को अपनी स्ट्रेंथ. उनकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो लगातार चेंज करते रहते हैं. तो नया कोरोना वायरस इज ए म्यूटेशन. नाउ ये जो करता क्या है कि आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, और ये आपको एक तरह से निमोनिया लाइक सिम्टम करता है. तो निमोनिया समझ लीजिए, या ARDS कहते हैं उसको हम टेक्निकल टर्म में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. तो वो वैसे भी होता है, वो बिना कोविड के भी होता है लोगों में. अब अगर हम देखते हैं कि ARDS के अंदर मोर्टेलिटी या मृत्यु दर जो होती है वो किस में ज्यादा है, हमेशा मोर्टेलिटी जो है वो जो एजेड पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा होती है. एजेड पॉपुलेशन हमेशा रीजन क्या होता है उसका कि एजेड पॉपुलेशन अगर जो होती है, या अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज हैं, उसमें जो लोग होते हैं, उसको उनकी जो एक रेजिस्टिंग पावर होती है किसी भी बीमारी से, वो कम हो जाती है. लंग्स की जो रेजिलियंस है वो कम हो जाती है, लंग्स उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं नॉर्मली भी. तो इसलिए जो है, जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनमें तो फिर भी डेथ रेट है. अगर आप डेथ रेट को एनालाइज करते हैं, तो यंग पॉपुलेशन लेस देन 40 इयर्स की जो डेथ्स हैं, दे आर वेरी वेरी लो, और लेस देन 30 इयर्स पे नंबर और कम हो जाता है. तो जो यंगस्टर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनको उतना डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. आई एम यंगस्टर, आई कम आउट एवरी डे. आप लोगों से मेरा एक्सपोजर ज्यादा ही है. मैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से एवरी सिंगल डे आई मीट देम. ऐसा नहीं कि मैं प्रिकॉशन नहीं लेता हूँ, है ना. लेकिन व्हाट आई से कि मेरे दिमाग में जो फियर फैक्टर है वो नहीं है. अब आई नो कि अगर कोई कोरोना का आदमी है भी, कोई पेशेंट है भी, तो आई टॉक टू देम, मैं बात करता हूँ उनको, ड्यू जो है उनके ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ, मेरी टीम भी करती है. तो उससे वो लोग भी बेटर होते हैं और एक फियर फैक्टर खत्म होता है. मैक्सिमम पेशेंट्स कोरोना की क्वारंटाइन के बाद जो है 14 डेज में नेगेटिव हो जाते हैं. तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत घबराने की चीज नहीं है. आई थिंक यू शुड कीप योर होप्स हाई, अपना मोरल, अपना हौसला रखें. और यंगस्टर्स स्पेशली, डोंट वरी, I think things will get better with time. Sir, talking about the drugs, what we have seen, पहले आती है HCQ, उसके बाद आती है डेक्सामेथासोन, फिर अब बात फ्लेविपेरिड की भी चल रही है. अब जो जनरल पब्लिक है, which are completely devoid of any type of medical intellect, उनको समझ में नहीं आता है. उनको एक चीज बताई जाती है कि दवा आ चुकी है, HCQ नाम से है. They can't even pronounce the hydroxyquinone. They pronounce it like that, and somewhere around there. So the thing is, they just hear that a drug is in market for the corona, and HCQ आती है, उसके बाद आती है डेक्सामेथासोन, पे फ्लेविपेरिड का नाम चलता है. तो ये ड्रग्स आती हैं, फिर क्या फेल हो रही हैं, क्या लोगों तक ये चीज नहीं पहुंच रही है, या ये काम कर रही है, या अगर काम कर रही है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं हमें सही कर रही है? लोगों के अंदर एक ये क्यूरियोसिटी है कि अगर हाइड्रोक्लोरोक्सीक्विनोन थी तो उसको क्यों उससे फायदा नहीं हो रहा है, या वो अब कहाँ गई, अब वो न्यूज में क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ. देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. मैं समझता हूँ कि आई कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट. किसी भी जो डिजीज के ट्रीटमेंट जो होता है, उसका ट्रीटमेंट हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो ट्रीटमेंट क्या होता है कि किस वजह से बीमारी हुई, उस कॉज को, उस कारण का हम निदान करें. तो जैसे कि अगर आपको बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो बुखार आएगा, जुकाम होगा, नज़ला खांसी होगी, सर में दर्द होगा. तो ये उसके सिम्टम्स हो गए, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. तो हम दो पार्ट्स में ट्रीटमेंट को डिवाइड करते हैं. पहला तो ये कि क्या हम उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं, जो कि करना पड़ेगा. खाली बुखार का ट्रीटमेंट अगर हम करते रहेंगे तो क्या होगा, बुखार तो बीच में खत्म हो जाएगा, तो उसको हम दबा सकते हैं, लेकिन अंदर का कॉज तो चलता रहेगा ना.
तो पहला पार्ट है कि हम किसी की उसका जो कारण है उसका निदान करें, जो कि इस पर्टिकुलर केस में कोविड-19 वायरस है। अब वायरस की एक अपने आप में खासियत होती है कि वो वायरस के अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिसिन्स कारागार नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए होल वायरस की एचआईवी भी वायरस था, एचआईवी के अगेंस्ट कितनी मुश्किल से मेडिसिन बनी, तो वायरस के अगेंस्ट मेडिसिन थोड़ी मुश्किल से बन पाती हैं। तो पहली चीज तो क्या है कि हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, अगर हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है या रेमडेसिविर है या कोई भी दवाइयां हैं, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इनफैक्ट। पहला पार्ट क्या है उसका कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है उसको हम दे रहे हैं। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है टिपिकल मलेरिया की दवाई होती है। इट इज ए टिपिकल ड्रग प्रिस्क्राइब्ड इन मलेरिया, और इसका बेसिस भी यही था देने का, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया का पैरासाइट है उसके जीनोम की स्लाइस डाल दी। तो ये कारागार थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कारागार नहीं थी। लेकिन हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम है, या अच्छा ही मान लीजिए कि हम लोग ऑलरेडी जो है मलेरिया से हमारी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो वो पर्टिकुलर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हमारे को उतना असर नहीं कर पाएगी जितना कि वो बाकी एक ऐसे कंट्रीज में थर्ड वर्ल्ड वेस्टर्न कंट्रीज में करेगी जहाँ पे मलेरिया की एंटीबॉडी नहीं है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अभी भी मौजूद है एज एन ऑल्टरनेटिव, अभी भी प्रिस्क्राइब करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं अभी भी। लेकिन मैं मानता हूँ पर्सनली एज ए डॉक्टर, एज ए न्यूरो सर्जन की इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। रीजन क्या है कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ ऑलरेडी है। आप अपना मकान 1 मंजिल तक ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आपको दोबारा वहां तक बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं, इनफैक्ट बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ये कार्डियोटॉक्सिक है, आपको दिल की बीमारी, दिल का दौरा भी पड़ सकता है खाने से, तो उसको सोच समझ के नहीं, इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं लेना किसी को भी, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें दवाई। सेकंड पार्ट इसका जो आता है ट्रीटमेंट का, वो आता है एंटीवायरल जो मेडिसिन हैं। एंटीवायरल मेडिसिन जो हैं वो काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो है कोशिश की है कि ट्राई करें, और जैसे रेमडेसिविर है या कई और एंटीवायरल मेडिसिन हैं जो कि हम दे रहे हैं, वो मेडिसिन बेसिकली इतनी अच्छे से असर नहीं कर पा रही हैं अभी, दैट इज ए फैक्ट, क्योंकि नया वायरस है, नई मेडिसिन बनने में टाइम लगेगा। और तीसरा पार्ट जो ट्रीटमेंट का होता है, जैसे आपने कहा डेक्सामेथासोन है, डेक्सोना है, या इनको स्टेरॉइड्स कहते हैं हम लोग, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो जब वायरस, जैसे मैंने बताया था कि ARDS जो होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसमें लंग्स में जाके इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो उस सूजन को हमें कम करना ही करना है। अगर हम एंटी वायरल देते हैं या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देते हैं, उसके अलावा क्या है, जो डेक्सामेथासोन होता है वो भी उस सूजन को कम कर देता है एज ए होल। तो बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग आती है, उसको कम करने का तरीका है डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया है कि इतनी एक्यूट अगर स्वेलिंग आ गई कि आप सांस ही ना ले पाओ, तो इसलिए उसको कम करने के लिए हम डेक्सामेथासोन दे देते हैं। तो तीनों ही जो दवाइयां हैं वो कारागार हैं, और तीनों ही दवाइयां वैलिड ऑप्शन हैं। लेकिन क्या है कि इन तीनों दवाइयों को का कॉम्बिनेशन जो है चलाते हैं कुछ लोग, और कई बार असर नहीं भी कर पाती है। जैसे कि देखते हैं मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजें बियॉन्ड कंट्रोल भी रहती हैं। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू योर क्वेश्चन। Sir, the last thing, it's a very unpopular question, I would say. But do you think, actually, I've worked with the UN, but the thing is, you do not speak about certain things which must be kept like hidden. So, आपको क्या लगता है कि WHO ने कुछ negligencies की in sort of assessing? Because एक tweet उन्होंने अपने official handle से किया था कि this virus is not zoonotic, और it cannot spread from an animal to the human. तो क्या आपको लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद, एक इतना बड़ा डॉक्टर्स की टीम होने के बावजूद, वहां पर असेसमेंट में इतनी बड़ी गलती की वजह से इतना मिलियंस ऑफ लाइफ्स आज स्टेक पे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। आई एम वेरी वेरी आउटस्पोकन पर्सन। इससे पहले भी मैंने इंटरव्यूज में, बाइट्स में दिया है कि WHO ने बहुत बड़ी गलती की है इसके अंदर, and lots of people they are afraid of speaking against WHO, but I am kind of very clear कि जिस दिन ये पता चला था कि वुहान में ये पहला आउटब्रेक हुआ है, इसमें गलतियां 2 पार्ट से हुई हैं। पहली तो चाइना का रोल इसके अंदर बहुत डाउटफुल, बहुत डॉजी, बहुत ड्यूबियस रोल है, और जो कि क्लियर है। एंड आई फुली सपोर्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प इन हिज वे ऑफ वर्किंग, बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अमेरिका ने कह दिया है, बार बार कहा है इस चीज को कि चाइना में ये वायरस बना, एंड दैट इज अ चाइनीज मेड ट्रबल दैट इज गिवन टू वर्ल्ड। तो इट इज वेरी क्लियर कि चाइना का रोल इसके अंदर बहुत गलत है। सबसे बड़ा रोल तो ये है कि उन्होंने वायरस जो है जेनेटिकली इंजीनियर करके बनाया, और वो उसके बाद अब उन्होंने आउटब्रेक एक्सीडेंटली हुआ या डेलिब्रेट हुआ,
ये चीज नहीं मालूम। लेकिन जिस दिन हुआ था उस दिन उनको WHO को नोटिफाई करना था, और नोटिफिकेशन में और आउटब्रेक में इतना बड़ा गैप आ गया, दैट शोज कि देयर इज अ मैलिफाइड इंटेंशन ऑफ चाइना, नंबर 1। नंबर 2, जब WHO को ये मिली सूचना, उसके बावजूद भी WHO इसको लीपापोती करके जो है दे वर ट्राइंग टू ब्रश इट अंडर द रग कि किसी तरह से चीजें बच जाए। रीजन उसका क्लियर है कि चाइना अपने आप में बहुत बड़ी एक उभर के आ चुका है आज। और भी में आई थिंक दे आर they were afraid, they were mindful speaking about against China। तो ये रीजन रहे हैं, और आई थिंक WHO की भूमिका इसके अंदर बहुत गलत रही है, जिसको मैं समझता हूँ कि एज ए डॉक्टर और इवन एज ए फैमिली मैन मैं कभी माफ नहीं करूंगा। दे शुड हैव एक्टेड मोर प्रॉम्प्टली। Sir, just for a second, can you excuse for a second, please? हाँ, Hello, Pragati. Oh, shit. Sir, another. Sorry, sir, for a second. Hello. What? Why? ठीक है, okay. Someone else is waiting for the next section, sir. So, sir, last question, very quick question. आपको लगता है इतना कैजुअलिटी हो रही है, अमेरिका में इतने कैजुअलिटी हो रही है, मिलियंस में चली गई है, इंडिया भी इट्स स्लोली रेसिंग टुवर्ड्स 6 लाख, चाइना में अभी तक 1 लाख भी क्रॉस नहीं हुआ? आपको लगता है ये नंबर काफी कुछ हिडन और फैब्रिकेटेड है? देखिए, उसमें क्या है कि जिस वक्त अभी आज से ये मार्च की बात है, जब हम लोग का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मार्च में ये था कि चाइना का एक सबसे बड़ा क्या सिस्टम है कि उनकी जो जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो भी उनकी न्यूज है, दैट इज कंप्लीटली बैंड एंड कंप्लीटली सेंसर्ड। तो चाइना से बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन आ नहीं सकती। मीडिया, हमारे सोशल मीडिया आर नॉट अलाउड देयर। जो भी न्यूज है, दैट इज ओनली वन एजेंसी, पीपल्स डेली, एक ही पेपर आता है पीपल्स डेली नाम का वहाँ पे, एंड दैट इज द कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल्ड बाय देयर चाइनीज गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट पार्टी का वो लाउड स्पीकर है बेसिकली, वट एवर दे वांट दे बेसिकली ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट थ्रू पीपल्स डेली। तो हमारे पास चाइना की न्यूज आने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब क्या है, साइंस जैसे जैसे बढ़ती है तो चीजें कई बार खुलती भी हैं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखी गई उस टाइम पे, जब ये मार्च के आई थिंक 3rd-4th वीक की बात है, लास्ट वीक की बात है मार्च की, कि जब नासा के सैटेलाइट्स ने स्पेस में देखा तो चाइनीज जो हुआन एरिया था उसके ऊपर कुछ उनको धुआं दिखाई दिया, जिसको हम सूट कहते हैं, SOOT। तो सूट जो दिखाई दिया वो बेसिकली उसकी जो कंपोजिशन था, दैट वाज लाइक बर्निंग द ह्यूमन डेड बॉडीज को जलाने के बाद जिस तरह का धुआं निकलता है वो ऊपर दिखाई दिया। और जो धुएं की क्वांटिटी थी उसको जो क्वांटिफाई किया नासा ने उसके सैटेलाइट के थ्रू, उसमें पता चला कि ये अराउंड जो है 3 से 3.5 लाख लोगों को एक साथ जलाया गया, तब इतना बड़ा धुआं ऊपर उठेगा। तो दैट टेल्स यू समथिंग कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रहा। तो दैट इज वन काइंड ऑफ प्रूफ आई हैव। द सेकंड थिंग व्हिच आई नो कि हुआन में और उसके आसपास की जो प्रोविंसेस हैं उसमें बड़ी बड़ी ट्रेंचेस खोद के लोगों को वहां दबाया गया। और इनफैक्ट ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि उनके जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर उन लोगों ने डेलिबरेटली दे किल्ड पीपल हु वर कोरोना पॉजिटिव। तो द नंबर आई थिंक चाइना इज शोइंग इज डेफिनेटली इट इज डेफिनेटली मेड अप नंबर बहुत बड़ा है चाइना में। तो दैट इज समथिंग आई नो। So that was quite a revelation. So sir, we are losing on time now. So sir, before wrapping up, आप कुछ कहना चाहेंगे viewers से? At last, you have 2 minutes, sir. So दोस्तों देखो, मेरा एक ही इसके अंदर सबमिशन है। आज डॉक्टर्स डे भी है, और ऐसे कि डॉक्टर्स जो है निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करते हैं। आज हम लोगों ने अपनी जान ही नहीं, अपनी फैमिली, अपने जो शुभचिंतकों को की जान भी दांव पे लगाई। इन्फेक्शन है उसको कैरी करने का चांसेस रहता है। तो आज डॉक्टर्स जो हैं जिस तरीके से उभर के आए हैं एक समाज में, सोसाइटी में, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, करते भी हैं। और आपका जो सम्मान, आपका स्नेह, आपका जो प्यार है, उसी से हमें ये हौसला मिला कि हम ये काम कर सकें, इतना कठिन काम कर सकें। दोस्तों, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, देश की जनता से, आवाम से, और सभी मेरे भाइयों से, कि कभी अगर कोई डॉक्टर गलती करता भी है तो उसको एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एक इंसान समझकर माफ करें। क्योंकि एक डॉक्टर का परिवार है, वो सब हर चीज वो होती है जो आपके साथ भी होती है। तो गलतियां माफ करें, और ये प्यार, ये स्नेह, ये सम्मान हमेशा बरकरार रखें। जीत हमारी होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।
Thank you, sir. Now you can log off your camera.